हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छात्रों, आज क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का बहुत ही प्यारा सेशन, कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न की श्रृंखला आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपको पता है कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो करड़ी की ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो वे अपरिमेय होती हैं। जैसे हमारा √15, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। √5 भी अपरिमेय है, √15 भी अपरिमेय संख्या है, √2 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर 64 दिया गया, √64। आपको पता है कि √64 का वर्गमूल निकल कर कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। यानी कि ये 64 जो है ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा 1.7। मिस्टेक है इसमें थोड़ा सा। यहाँ पर 7 के ऊपर बार का निशान रहेगा। आप लोग पढ़े हैं दशमलव संख्या का, जो रिपीटिंग संख्याएं होती हैं। दशमलव संख्याएं क्या होती? अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या का एक रूप है 1.7777 इस प्रकार से। तो 1.7 के ऊपर बार पूछ रहा है, इसका सरलतम रूप बताइए। तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? कैसे करते हैं इसको? चलिए इसको हल करके बताते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। 1.7 इसके ऊपर लगा है बार। इसका मतलब क्या होता है? इसको सरल रूप में कैसे करते हैं? इसको लिखेंगे हम 17। क्या लिखेंगे? 17। और जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता उतना उसमें से माइनस कर देते हैं, और नीचे जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता उतना 9 लिख देते हैं। तो 17 में से एक जाएगा 16 और बटे में 9। देखिए इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर है पहली स्लाइड में? 16/9। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 2/7 तथा 3/7 के मध्य अपरिमेय संख्या बताइए। 2/7 और 3/7 के मध्य अपरिमेय संख्या। अब इसमें हमें सिर्फ अपरिमेय संख्या खोजना है। 6/49, 1/7, 5/7 ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन √6/49, अंडर में 6/49। अब देखिए 49 का तो वर्गमूल 7 हो जाएगा, लेकिन ऊपर अंडर में 6 आएगा। और √6 एक अपरिमेय संख्या होती है। √6 कैसी संख्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो √6/49 हो जाएगा अपरिमेय संख्या के रूप में। कह रहा 5/18 के समतुल्य एक परिमेय संख्या बताइए। समतुल्य संख्याएं, समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनका मान उसी परिमेय संख्या के बराबर हो। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो संख्या 5 से मतलब अंश से अंश वाला विभाजित हो जाए और हर से हर वाला। तो देखिए ऊपर 15 दिया गया है, ऊपर 5 है, तो अंश तो सबका विभाजित हो जाएगा। लेकिन क्या हर 18 से कौन कौन संख्या विभाजित होगी, हमें यहाँ पर ही देखना है। जो संख्या 18 से विभाजित हो जाएगी वही संख्या हो जाएगी। अब देखिए कि समतुल्य परिमेय संख्या, अब यहाँ पर ऐसी बहुत सारी संख्याएं हमें लगता है दिखेंगी। 18, यहाँ पर केवल ये संख्या जो है 115/118 इसके समतुल्य नहीं है। देखिए 5 तिया 15 और 18 दूनी 36, ये भी हो जा रहा है। 5 25, 18 दूनी 36 हो रहा है। 1 मिनट, 5 तिया 15 तो 18 दूनी 36 नहीं, जितनी बार इसका गुणा उतनी बार उसका गुणा होना चाहिए। 5 × 5 = 25,
18 दूनी 36, ये भी नहीं हो रहा है। 5 तियाँ 15 और 18 तियाँ 54, यानी कि डी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये समान संख्या से गुणा करने पर 15/54 हमें प्राप्त होगा 3 से। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है 1/7 के हर का परिमेयीकरण करने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। आइए इसको जान लेते हैं। 1/7 - 2, इसका सबसे सरल तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए, जो संख्या हर में लिखी गई है उसका चिन्ह का विपरीत ऊपर लिख दीजिए। तो विपरीत चिन्ह क्या होगा, 7+2, और नीचे क्या होगा, जो संख्या दिख रही है करड़ी में हो या ना करड़ी में हो। करड़ी में होगा तभी उसका परिमेयीकरण किया जाएगा। तो जो दो संख्या दिख रही इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। गलत, 5 अंतर नहीं लिया जाएगा, इसका अंतर नहीं। अब देखिए, ऊपर तो ये हो गया, नीचे क्या करते हैं, इसके विपरीत चिन्ह से इसमें गुणा करते हैं। तो कितना हो जाएगा, √7 - 2, √7 - 2, और फिर क्या हो जाएगा, √7 + 2। अब देखिए यहाँ पर a + b × a - b, a² - b², तो करड़ी में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, और -4 कितना आएगा, 3 आएगा। यानी इसके नीचे कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। तो √7 + 2/3, √7 + 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है इसका, √7 + 2/3। पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है बहुपद px = 3x - 7 का शून्यक बताइए। px - 3x - 7 का शून्यक। तो इसका शून्यक क्या होगा, जो इसको संतुष्ट करेगा वही इसका शून्यक हो जाएगा। अब देखिए, 60 में हम आपको बताते हैं इसका आंसर 7/3 होगा। कैसे होगा, 3 × 7/3 - 7 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 7 में 7 जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका 7/3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7/3 यानी कि सी इज द राइट आंसर, इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा है px = x² - 2√2x + 1 है, तो p 2√2 का मान बताइए। p 2√2 मतलब x की जगह पे 2√2 रख देना है। चलिए इसको अगली स्लाइड में हल करते हैं। x² - 2√2 x + 1 x² - 2√2x + 1। अब यहाँ पर हमें निकालना है p 2√2, ये px दिया गया है, ये क्या है, px है। हमें निकालना है p 2√2 निकालना है, p 2√2। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 2√2 रखेंगे, 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे करते हैं नीचे 2√2 का होल स्क्वायर, तो 2√2 का होल स्क्वायर -2√2 इंटू 2√2 + 1। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर हो गया, तो ये 2 बार गुणा हो गया, तो ये वाला इससे हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 1। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 उसका सही आंसर हो जाएगा, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी सही हो जाएगा।
बहुपद 2x² प्लस 7x माइनस 4 के शून्यकों में से एक शून्यक बताइए। 2x² प्लस 7x माइनस 4 के शून्यकों में से एक शून्यक। तो एक शून्यक, शून्य क्या होता है? जो दिए गए बहुपद को सेटिस्फाई करे, मतलब अगर उसको मान को वहाँ पे रख दिया जाए तो वो पूरा का पूरा मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। जहाँ पर इसका मान शून्य हो जाएगा वही इसका शून्यक होगा। चलिए इसको फटाफट देख लीजिए कितना होगा, कितना होगा जल्दी बताएं, हल करिए, प्रत्येक मान रखिए। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 7 माइनस 4, ये नहीं होगा। अगर हम 1/2 रखते हैं तो 1/2 का स्क्वायर यहाँ पर तो 1/4, 2 से कैंसिल 1/2 प्लस 7 गुणे 1/2, 7/2, 1/2 प्लस 7/2, यहाँ पर आएगा 1/2 प्लस 7/2 माइनस 4। देखिए ये हो जाएगा हमारा पूरा 8/2, मतलब 4 माइनस 4 बराबर 0, 4 माइनस 4 बराबर 0। तो इसका शून्यक जो होगा, इसका शून्यक कौन सा हो जाएगा? यही इसका शून्यक हो जाएगा बी, 1/2। अगला क्वेश्चन दिया है 2x³ प्लस 4x प्लस 7 का एक गुणनखंड है। इसका एक गुणनखंड, गुणनखंड वही होता है जो उसको, मतलब उसको पूर्णतः विभाजित करे। गुणनखंड क्या करता है? बहुपद को पूर्णतः विभाजित करता है, या किसी भी संख्या को उसका गुणनखंड पूर्णतः विभाजित करता है। तो पूर्णतः विभाजित करेगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, बहुपद दिया गया है, बहुपद दिया गया है 2x³ प्लस 4x प्लस 6। अगर हम यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0 करके x बराबर -1 प्राप्त कर लें, मान लेते हैं इसका बी वाला ऑप्शन, वैसे इसका बी ही सही है। x बराबर -n यहाँ पर रख देते हैं तो 2 गुणा -1 का होल क्यूब प्लस 4x प्लस 4x नहीं, 4 गुणा -1 प्लस 1, 4 गुणा -1 प्लस 6। अब देखिए -1 का क्यूब -1, -1 का 2 में गुणा, -1 का 2 में गुणा -2, यानी कि ये हो जाएगा -2। और एक बार देखिए फिर से इसको, एक बार देखिए फिर से इसको, यहाँ पर 4 का -1 में गुणा, 4 का -1 में गुणा -4 प्लस 6, तो क्या होगा? 2 - 4 प्लस 6, 2 - 4 -6 प्लस 6 बराबर 0। यानी कि इसका जो सही विकल्प होगा वो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? सही विकल्प कौन सा होगा? 0 हो रहा है x प्लस 1 पर, x प्लस 1 पर 0 हो रहा है। कह रहा है बहुपद √5 की घात बताइए। चूंकि यहाँ पर घात देखिए √5 लिखा हुआ है, √5 यह एक अचर राशि है, यानी कि यहाँ पर x की घात क्या है? 0 है। x की घात क्या है? 0 है। तो इस बहुपद का जो घात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 0 घात हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? जब दो अक्ष ऐसे काटते हैं, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, यहाँ पर जहाँ पर काट रहे हैं इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -3, 0 कहाँ स्थित है? x अक्ष पर, x डैश अक्ष पर। देखिए यहाँ पर x डैश लगा हुआ है, ये डैश लगा हुआ है, y अक्ष है, ये y डैश लगा हुआ है। कह रहा है x अक्ष पर है, x डैश अक्ष पर है, या y अक्ष पर है, y डैश अक्ष पर है, किस पर है? समझिए इसको, यहीं पे बनाते हैं। ये हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x डैश अक्ष, और ये हो गया y डैश अक्ष। अब कह रहा है कि -3, 0, मतलब x -3 है, y 0 है। तो इसमें 1 2 3 यहाँ पर क्या है? -3, 0 यहीं पर है,
-3, -3, -3, तो ये किस अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के बाईं तरफ है। जो एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के बाईं तरफ होता है वो एक्स डैश अक्ष होता है। कौन सा अक्ष होता है? एक्स डैश अक्ष होता है। यानी इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए दूसरा, x बराबर 2 और y बराबर -1, x बराबर 2 और y बराबर -1 किस रैखिक समीकरण का हल है? जिसका हल होगा उसको संतुष्ट करेगा। चलिए यहाँ पर पहले में रखते हैं। अगर हम x बराबर 2 रखते हैं और y बराबर -1 रखते हैं तो x बराबर 2 हो जाएगा प्लस 2 गुणा में -1, क्या ये 0 होगा? 2 - 2 बराबर 0 हो गया। मतलब यही इसका सही विकल्प है। पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण का हल 2x - 5y बराबर 7 का हल होगा। इसके कितने हल होंगे? देखिए रैखिक समीकरण ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जब हमारे पास 2 समीकरण होंगे तभी हम उसके हल ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इसके सारे विकल्प गलत हैं, इसके सारे विकल्प गलत हैं। हम इसके कोई हल ज्ञात नहीं कर सकते, हल ज्ञात नहीं कर सकते, कोई हल नहीं ज्ञात किया जा सकता। अगला क्वेश्चन बताइए। दिया है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप दिया है 60 मीटर। यानी कि जब समबाहु त्रिभुज होता है तो 3 गुणा भुजा होता है, 3 गुणा भुजा बराबर 60। तो भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा कितनी हो जाएगी? 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। तो भुजा का मान हो गया 20। अब इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर में 3/4 गुणा भुजा का वर्ग, ये होता है इसका फार्मूला। चलिए मान रख लेते हैं। भुजा हमारे पास आया है 20, तो आएगा क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 गुणा 20 का स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 गुणा 20 का स्क्वायर 400। 4 से काटेंगे 100 बार जाएगा। 100 अंडर रूट 3, 100 अंडर रूट में 3, 100 अंडर रूट में 3। क्या इसका ऐसा कोई आंसर है इसमें? देखिए क्या इसका ऐसा कोई आंसर है? इसके विकल्प में ऐसा कुछ है? डी द राइट आंसर, 100 अंडर रूट 3 वर्ग मीटर। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16वां, और ये लास्ट स्लाइड है। ये 4 क्वेश्चन इसमें और 5 क्वेश्चन बचे हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। तो अभी हमने बताया है, उसी फार्मूले से इसको अमल करेंगे। क्षेत्रफल दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। कितना दिया गया है? 36 अंडर रूट 3, 36 अंडर रूट 3 दिया गया है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा मान लेते हैं ए है तो ए स्क्वायर बराबर 36 अंडर रूट 3। अब इसको जो कटे उसको पहले काट लीजिए। जो कटे अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर आएगा, ए स्क्वायर बराबर
4 का गुणा 36 चौका 144। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे, ए बराबर आएगा 12। अगर इसका वर्गमूल लिया जाएगा, इसका वर्गमूल जब हम लेंगे तो ए बराबर 12 आएगा। एक ए क्या है, भुजा है। ए क्या है, भुजा है, यानी इसकी भुजा कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की भुजाएं 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर है। इसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके शीर्ष लंब की लंबाई, अब देखिए यहाँ पर आपको हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा और हीरोन्स फार्मूले से ही इसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो जब आप इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो इसका रिजल्ट जो आने वाला है वो आएगा आपका 24√5। 24√5 आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, इसलिए जो है आप लोग स्वयं हीरोन्स फार्मूला लगा के कर सकते हैं। एक कोण की माप जो स्वयं का पूरक है, एक कोण की माप जो स्वयं का पूरक है। पूरक कोण क्या होते हैं, जिनका योगफल 90 अंश होता है। तो जो स्वयं का पूरक होगा, स्वयं का पूरक क्या होगा, अगर हम एक कोण x मान लें तो दूसरा कोण क्या होगा, इसका पूरक कितना होगा, पूरक कितना होगा, 90 माइनस x होगा, 90 माइनस x होगा। अब इसको दोनों को जोड़कर 90 के बराबर कर देते हैं तो x देखिए कह रहा है कोण की माप जो स्वयं का पूरक है तो ये 45 अंश होता है। 45 अंश स्वयं का पूरक होता है क्योंकि 45 को 45 में जोड़ने पर 90 आ जाता है, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल 90 होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। अगर हम 45 एक मान लेते हैं, दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 45 तो 45 आएगा। एक कोण इसके संपूरक के 4 गुने के बराबर है। कोण की माप ज्ञात कीजिए। एक कोण संपूरक के 4 गुने के बराबर है। कोण संपूरक के 4 गुने के बराबर है। अगर हम एक कोण थीटा मान लें तो दूसरा इसका संपूरक कितना होगा, संपूरक कितना होगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। प्रश्न कह रहा है कि थीटा बराबर 180 माइनस थीटा, ये किसके बराबर है, 4 गुने के बराबर है। तो थीटा और बराबर 18 चौक 72, 720 माइनस 4 थीटा, ये इधर जाएगा तो 5 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 720। तो 5 थीटा बराबर 720 हो जाएगा। अगर 5 से इसको भाग कर दिया जाएगा, 5 से इसको भाग कर दिया जाएगा, कलर चेंज कर लें पहले। 5 से जब इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 5 1 5 2 7 42 हो गया। कितनी बार जाएगा, 5 1 5 2 7 22, 22 होगा। 5 चौक का 20 और 5 चौक का 20, 144। तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 144। यानी कि इसमें जो है इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला 144 हो जाएगा। और कह रहा है सरल कोण की माप बताइए। सरल कोण का मान 180 अंश होता है। सरल कोण जो होता है वो 180 अंश का मान होता है। तो छात्रों आज की सेशन यहीं पे समाप्त होती है। कल हम फिर मिलेंगे आपसे अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इस क्लास में इस जो है चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना और अपने छात्रों तक शेयर अवश्य करना। थैंक यू।